Kumar. I am ITS officer of Civil Service 2016 बैच। तो एक सवाल बार बार मुझे जब एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं कि क्या घर में बैठ के तैयारी करें या फुल टाइम कोचिंग जाके। तो इसका कोई ऐसा नहीं है, अगर आपको सोच रहे हो कि अगर मैं कोचिंग नहीं गया तो मेरा क्लियर नहीं होगा, ये ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग देखे हुए हैं जो घर पे बैठ के तैयारी किए, कोई फॉर्मल कोचिंग ज्वाइन नहीं की और एग्जाम्स क्लियर किए। और ये उस टाइम की बात है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी, इतने यूट्यूब चैनल्स या ऑनलाइन कंटेंट इतना जनरेट नहीं हुआ था। पर आज के टाइम में आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन में आपके बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपको बताते हैं, और बाकी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपना समय निकाल के भी तैयारी कराते और हेल्प करते और लोगों के मतलब डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। तो वो इश्यू नहीं होना चाहिए। पर अगर मौका मिले, इसमें आपको सिर्फ यही एक फैक्टर है, अगर आपका इकोनॉमिक, आपको जैसे आप जॉब छोड़ के या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि आप फुल टाइम प्रिपरेशन कोचिंग के लिए रेडी है, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसमें ही करिए। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं और जाने से आपको एक फायदा है, पहले तो कि आप फुल टाइम अपना अटेंशन दे सकते हैं। भाई घर में बैठ के तैयारी करने से कुछ दिक्कतें, पहली दिक्कत तो यह है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए। घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम बताता रहेगा जिसको आप करते रहेंगे, या कुछ ना कुछ कोई आ रहा है मेहमान, या वैसे ही एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। वही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं जाके फुल टाइम तैयारी करने लग जाते हैं, कहीं भी स्टडी सेंटर्स आजकल तो हर जगह, हर बड़े शहरों में है, तो वहाँ आपको एक अलग टाइम मिलेगा, आपके पास कुछ और काम नहीं होगा, आप अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज जरूर होगा। पर जिनके इकोनॉमिक कंडीशन परमिट नहीं करती है नौकरी छोड़ के फुल टाइम करने के लिए, तो वो प्लीज़ ये ना सोचे कि मतलब उनके पास एक डिसएडवांटेज है। हाँ, उनके पास थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, पर वो तो जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है उसे तो मेहनत से डरना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप में इस निश्चिंत रहे कि ये वाला डिबेट छोड़ सकते हैं। बाकी जो एस्पिरेंट्स जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, एक तो बोलते हैं कि एक्सेस में कुछ भी ठीक नहीं होता है, अमृत भी एक्सेस में जहर माना जाता है। तो आप सोचें कि मैं 18-20 घंटे और 16-16 घंटे बैठ के तैयारी कर लूँगा, या मेरा पड़ोसी कर रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ तो उससे नुकसान है, वैसा नहीं। आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा। आप 18 घंटे सोच रहे पढ़ रहे हैं या 15 घंटे कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए ये सस्टेनेबल नहीं है। आप कुछ दिन कर लोगे, उसके बाद आप इतने परेशान हो जाओगे कि बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दोगे, फ्रस्ट्रेट होगे। तो आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। अगर आप सोच रहे कि नंबर ऑफ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज़्यादा जरूरी है, आप सोच रहे सिर्फ हार्ड वर्क करूँगा, तो उसे सस्टेनेबल नहीं है। आप एक अपना रेगुलर टाइम शेड्यूल बना लीजिए, जिससे आप एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनना जरूरी है। जब आप तैयारी में हो, आप सोच रहे हो कि कभी मन किया कि ये मतलब जब तक आपके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं आएगी, आपकी एक टाइम टेबल शेड्यूल नहीं आएगा, तो आप मेंटली भी प्रिपेयर नहीं होगे। एक टाइम टेबल होने से एक फायदा ये होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर होगे कि हाँ मैं तैयारी के लिए हो गया हूँ, और उतना ही आप अटेंशन भी दे पाओगे। अब जैसे बीइंग मतलब वहाँ से पहले से सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो मेरा शेड्यूल ऐसे रहता था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, फिर अपना वही जो मतलब 15-20 मिनट जो भी अपना फ्रेशअप होना, और उसके बाद कंटिन्यूस मेरी पढ़ाई चल जाती थी सुबह 8 बजे तक। फिर वही ब्रेकफास्ट और ब्रेक लिया और 2-3 घंटे पढ़े, उसके बाद मेरा हो जाता था 8 घंटे पढ़ाई। तो उसके बाद मेरा दोपहर को सोना होता था प्रॉपरली, फिर शाम को न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ टीवी सीरीज या कुछ देखा और फ्री हो गए। अगर मैंने बोल रहा हूँ कि आप अगर 18 घंटे पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। तो एक तो आपको एक अपना टाइम टेबल रखिए, नंबर ऑफ आवर्स जरूरी नहीं है। आप अगर क्वांटिटी पे जाओगे तो क्वालिटी आपकी बिगड़ेगी। किताब में लेके अगर 2 घंटे बैठ जाऊंगा और फिर लाइन 1 पढ़ रहा हूँ, तो वो मेहनत फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेक लीजिए। आजकल यूट्यूब्स में एनिमल प्लैनेट या किसके भी वीडियोस आते हैं जो काफ़ी 15-20 मिनट के वीडियो है, वो देख के भी आप ब्रेक लेके करोगे तो सस्टेनेबल है। उसके बाद वापस आपका अटेंशन और वापस कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो नंबर ऑफ आवर्स जरूरी नहीं है। और एक दूसरी आजकल एस्पिरेंट्स में मतलब बहुत बड़ा एक ये मतलब चिंतित रहते हैं कि कंटेंट क्या पढ़े। देखिए, अब बहुत ज़्यादा कंटेंट आ गया है नेट में, तो आपको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये रहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा इतना, पर मेरे पास में जो बैठा है वो सब कुछ पढ़ रहा है, तो कहीं मुझसे डिसएडवांटेज होगा। नहीं, आप जब इतना समंदर पूरा करने चाहते हो, उसमें आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जो सचमुच चाहे पढ़नी थी वो भूल छूट जाती है, या उन पे आप उतना ध्यान नहीं दे पाओगे जितना वो देना था। तो मार्केट में एक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा बन गया है,
आजकल आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर जो दुकानें होती है, वो नेट में जो भी मिलता है उसका प्रिंट आउट लेके दुकान के बाहर सजा देती है अच्छी तरह, और जिसे हर एस्पिरेंट्स अपनी कोचिंग के बाद जाता है और उनको देखता रहता है। जैसे मेले में एस्पिरेंट्स के लिए तो किताबें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और मेले की तरह हम सब देखते थे, मैं भी बहुत देखता था ये सब किताबें। तो आपको फिल्टरिंग करना जरूरी है। आप अगर मार्केट में जितनी भी किताबें आ रही है बैठ बैठ के उसके पढ़ते रहोगे तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि देखिए कि जैसे आपका प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अलग अलग चाहिए होता है। एक मतलब ये वाला क्या बोलते हैं कि आपका पढ़ने का तरीका, और एक अलग ये वाला स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स में आपको चाहिए होती है कि आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहे, जितनी बार रिवाइज करते रहे कि उतना ज़्यादा। हर बार आप जब पढ़ना पलटते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक नई लाइन मिलती है, अच्छा ये भी थी। अब जैसे स्पेक्ट्रम में अगर मैंने 15 बार पढ़ ली और 16वीं बार पढ़ूंगा तभी मुझे कुछ ना कुछ एक ऐसा मिलेगा, अच्छा ये कैसे था, ये छूट गया मेरे से। तो रिपीटेड आप पढ़ना जरूरी है, पर आप जब कंटेंट ही अपना समुंदर जितना बड़ा बना लोगे तो आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे और आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे। अब आपने पढ़ लिया, पूरी 50 किताबें पढ़ ली, उसमें से मतलब आप सोच रहे आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे, तो फायदा क्या हुआ जब आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। हाँ, मतलब जैसे सिविल सर्विस में एक तो एक अच्छी आदत है कि आपको यूपीएससी के एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है, चीजें रिमेंबर करनी है। अब आता है मटेरियल पे कि क्या पढ़े, कंटेंट में मटेरियल क्या है। तो आपके मटेरियल आप दो में डिवाइड कर दीजिए कि एक स्टैटिक पार्ट है जो आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है, फिर एक डायनामिक पार्ट आता है जो करंट अफेयर आप बोल दीजिए, हर सब्जेक्ट का जो डायनामिक जो चेंज होता रहता है। तो इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी होती है, जैसे अगर आप प्रीलिम्स लेंगे तो आपको अपना स्टैटिक पार्ट जो है वो आपके उसके सवाल आपकी कोई भी गलत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं तो आपको देखिए, वो तो आपने एक सिलेबस पढ़ लिया है, एक बुक पढ़ ली है, उसमें से अगर कोई सवाल आ रहा है तो वो आपके लिए इजी केक वॉक है कि कुछ नया बाहर से नहीं आया है, तो यू कांट अफोर्ड टू हैव दोस क्वेश्चंस रॉन्ग। तो अपना स्टैटिक पार्ट आपको रिपीटेड रिवीजन करना होगा, जिससे आप ये इंश्योर कर लेंगे कि स्टैटिक पार्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप मिस ना करो। अब दूसरा पार्ट आता है आपका डायनामिक, जो चेंज होता रहता है, जो स्टैंडर्ड मटेरियल नाउ के करंट अफेयर से मोस्टली जैसे साइंस एंड टेक के कुछ सवाल या बाकी करंट अफेयर्स के सवाल, गवर्नमेंट स्कीम्स और ये सब होती है। तो डायनामिक पार्ट में मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे आपका सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड मटेरियल तो न्यूज़पेपर होता ही है, जिसे आपने पढ़ लिया। अब उसमें भी अलग वापस आता है, न्यूज़पेपर में लोग एक न्यूज़पेपर लेके 3-3, 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, जो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। इनिशियली आपके 1-2 घंटे लग जाते हैं, पर आफ्टर महीने 2 महीने के बाद आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर में स्किप करना आना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप पूरा जितना न्यूज़पेपर में है उसे पूरा ही पढ़ के नोट्स बना के आप अपनी 2-3 घंटे वेस्ट ना करें उस पर। तो डायनामिक पार्ट में बात आती है कि अब जैसे डायनामिक पार्ट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कुछ डिफिकल्ट आने लग गए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी दो मटेरियल कोचिंग का या कोई भी जो आपको अच्छा लगे उन दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल जो करंट अफेयर्स वाला पढ़ ले, और न्यूज़पेपर तो है ही आपको पढ़ना ही है। क्योंकि अब वो जैसे करंट अफेयर का भी एक इश्यू ये हो रहा है कि आजकल मार्केट में करंट अफेयर्स के चक्कर में लोग जितना मतलब जो भी मिले पढ़ने को, कोचिंग के इतने सारे कोचिंग के करंट अफेयर्स के न्यूज़ मैगजीन्स ये और सब चीज़ें, तो वापस से वही रिटेन करना मुश्किल होगा। और प्री में आपका ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आपने पूरा समुंदर पढ़ा है तो प्री क्लियर हो जाएगा। आपको जब क्वेश्चन देखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा, आप तुरंत क्वेश्चन देखते खुश हो जाओगे कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। पर जैसे ऑप्शनल्स आते हैं, कुछ नियर ऑप्शंस आते हैं जिनमें से आपको चारों सही लगने लग जाते हैं, तो जब आपने क्वांटिटी पे ज्यादा जोर दिया और क्वालिटी पे नहीं दे पाते तो आप उन्हें डिफरेंशिएट ना कर पाए, आपके ऑप्शन गलत हो जाता है। तो भले आपने उस स्कीम के बारे में पढ़ा पर आपका आंसर गलत हो गया। तो और बाकी तो आप अपना स्टैटिक पार्ट को रिपीटेड रिवाइज करते रहिए, करंट अफेयर्स को भी करते रहिए, पर करंट अफेयर्स अपना एक लिमिटेड मटेरियल रखिए, जो भी 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनको आपको अच्छा लगता है मटेरियल उसका लीजिए, ना कि पूरा जो भी पूरी दिन में जो होता है उसे कवर मतलब करने की या पढ़ने की करे। अब बात आती है कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट सिविल सर्विस में प्रीलिम्स ही होता है, क्योंकि मेंस में प्रीलिम्स में आपका बेसिक मतलब प्रीलिम्स में आपको मतलब नॉलेज और वैसा चेक होता है, रटना कहीं नहीं होता है। यूपीएससी में आपका नॉलेज और वो चेक करते हैं, और मेंस में आपका व्यू पॉइंट, आपका एटीट्यूड और वो सब चेक होता है। तो प्रीलिम्स में
जैसे मेरा जनरली प्रीलिम्स अराउंड 15-20-25 मार्क्स से क्लियर होता था हमेशा। पहली बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई जो मेरे लिए फायदे कर गई, वापस यही है कि देखिए मतलब मैं सजेशन दे रहा हूँ पर ये आपको, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं तो बोलूंगा कि आप बकेट फुल ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए कि जो बोल रहे हैं आपको देखना चाहिए आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। जैसे बोला था कि निर्वाणा के लिए हजारों मार्ग है, आपको अपना मार्ग चुनना है, उसी तरह सिविल सर्विस को भी क्लियर करने के लिए आपको अपना मार्ग चुनना है। तो बाकी आप जो जैसे जो क्लियर किए हुए एस्पिरेंट्स आपको बताते रहेंगे कि मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी थी, आप ऐसा कीजिए, तो आप उसे गॉस्पल ट्रूथ मत मानिए। आपको देखना है कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए सही जमेगी कि नहीं जमेगी। जैसे सोशियोलॉजी है, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में हरलम्बस को मतलब बहुत बेसिक या सोशियोलॉजी की बाइबल मानी जाती है कि ये तो आपको पढ़नी है। आप जितने भी एस्पिरेंट मिलेंगे बोले, और बहुतों की क्लियर भी एग्जाम मतलब सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए हो गए हरलम्बस के कारण। पर जैसे मैंने हरलम्बस नहीं पढ़ी, मुझे पर्सनली मतलब ज़्यादा ये नहीं कंफर्टेबल हुआ, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी और मेरे लिए वर्क कर गई कि जब मैंने क्लियर किया था मेरे सोशियोलॉजी में काफ़ी मतलब अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अब मैं अगर बोलूंगा आपको कि हरलम्बस मत पढ़िए तो जरूरी नहीं है हरलम्बस पढ़िए या ना पढ़िए। तो अब जैसे आप सोशियोलॉजी का कोई भी मिलता, जैसे मैं जब ट्रेनिंग कर रहा कोई मिला हरलम्बस पढ़नी ही है आपको, उसके बिना काम नहीं बनेगा, पर मैंने हरलम्बस नहीं पढ़ी और ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर गई, पर जरूरी नहीं है कि आपके लिए काम करेगी। तो इसलिए जो भी क्लियर या टॉपर्स जो भी बोलते हैं उसे आप गॉस्पल ट्रूथ मत मानिए। हाँ, वो आपको 10 ऑप्शन दे रहे हैं, 10 तरीके दे रहे हैं, पर आपको अपना तरीका जो है वो खुद चुनना होगा या खुद जानना होगा। और ज़्यादा टाइम आप देखिए मोटिवेशन लेना होता है, अच्छा होता है, पर पूरे दिन ही आजकल मैं एक्सपीरियंस देखता हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो ही पूरे दिन देखते रह जाते हैं और अपनी नॉर्मल तैयारी छोड़ देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ, मोटिवेशन चाहिए होता है। मैं भी लक्ष्य का गाना सुनता था दिन में एक बार बजा के, और वो सब चलो वो तो है, चाहिए होता है हर एक को मोटिवेशन, पर सिर्फ मोटिवेशन तो पूरे दिन आप नहीं रख सकते ना। जो काम करना है आपको, जो मोटिवेशन जिसके लिए लेनी है उसे छोड़ देते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब एग्जाम पास में आता जाता है, आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस और प्रेशर होता है, तो उसे कैसे हैंडल करना। बहुत लोग जैसे जैसे एक बहुत कॉमन चीज़ आती रहती है कि प्रीलिम्स कल है तो आज लोगों को नींद नहीं आती और ये सब चीज़ें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी तैयारी मजबूत रखना। पर ये बहुत कंप्लीट नॉर्मल है कि आप एग्जाम है कल, उसके 4 दिन पहले कुछ पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कुछ याद नहीं आ रहा है। ये हर एक के साथ होता है। मैंने कुछ किताबें अगर 30 बार भी पढ़ ली होगी, एग्जाम के कुछ दिन पहले ऐसे लगता है मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये कंप्लीट नॉर्मल है। इससे सोच के आप ना टेंस हो कि अरे मतलब मैं तो भूल गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेव्ड होती है, जब पेपर सामने आता है तो आपको अपने आप ही आ जाता है याद, तो वो टेंशन ना ले। बाकी कुछ चीज़ें होती है जो आपको अपने पर्सनल ऐसे देखना होता है। जैसे मैंने अपने घर पे बोला हुआ था कि आपके कोई इश्यूज या जो भी हो, मतलब आज जैसे कोई मतलब कुछ कहीं से अनबन हो गई या कुछ हो गया तो वो मुझे मत बताए, क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ इतना दिल्ली में, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। और उल्टा जब कोई घर वाला कोई टेंशन की बात आपको करे, आपका पूरा दिन उसी में ही चलता रह जाएगा, आप वही सोचते रह जाओगे और अपनी तैयारी भी नहीं दोगे। उससे कुछ फायदा तो हुआ नहीं कि आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो, उल्टा अपनी तैयारी भी छोड़ दी उस चक्कर में। तो घर वालों को बताएं अनटिल अनलेस कुछ इमरजेंसी या कुछ जैसे वो वैसी चीज नहीं, वैसी चीज हो जिसमें आपकी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, तब बताएं। ना तो डे टू डे वैसी चीजें ना बताएं जिससे आपका मन भटके या डाइवर्ट हो जाए। बाकी एक दूसरा सबसे बड़ा प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि नहीं हुआ तो मैं क्या होगा। मतलब एक तो वही होता है कि हर एक वही चक्कर होता है कि रिलेटिव्स क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे करके। तो देखिए मैंने तो पहले तो 1 साल तो मैंने पहले किसी को बताया नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं बस दिल्ली में मैं बोला कि पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो जैसे मैं शेयर नहीं करता था, पर वही है कि अब आप उसी में बहुत कैंडिडेट इसी प्रेशर में रह जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। वो टेंशन ना ले, बोलना आसान होता है, पर हाँ आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड योर वे आउट कि कैसे ना करना। पर मैं इतना बोल देता हूँ कि ये सोच सोच के आप अपनी टाइम वेस्ट ना करें रिजल्ट के बारे में। और स्ट्रेस आपका रिलीज सबसे बेस्ट तरीका है आपका एक प्लान बी रहना। आप बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखोगे जिसमें बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं या टॉपर्स या जिन्होंने क्लियर किया एग्जाम कि मेरी कोई प्लान बी नहीं थी, मेरी प्लान ये थी, बस मैं इसी में फोकस रह गया।
जैसे मैं पर्सनली मानता हूँ कि आपका प्लान भी होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या करना है, जिससे स्ट्रेस आपके ऊपर कम रहेगा। और स्ट्रेस तो कम रहेगा ही। और देखिए मतलब ये एग्जाम है, आप अपना बेस्ट देते हैं, जरूरी नहीं है, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी ना किसी कारण नहीं हो पाते हैं। तो पर प्लान बी रहने से आपको ये फायदा है कि आपका स्ट्रेस नहीं रहेगा और प्लस आपके में ट्रांजिशन में मदद करेगा। आप अपने अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब आपने प्लान भी नहीं सोचा होता है तो आप मतलब फिर ज्यादा टेंस में रह जाते हैं कि, और उससे आपकी एग्जाम भी खराब होती है बाय द वे, उसके रिजल्ट बहुत खराब होते हैं जब फाइनल अटेम्प्ट या फिफ्थ अटेम्प्ट आप दे रहे होते हैं या जो भी मतलब ये, तो तब आपको ज्यादा टेंशन रहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो वो स्ट्रेस भी होता है कि प्लान बी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्लान बी था कि मैं बैक टू अपने ये बिजनेस, फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन कर लूंगा। तो एक प्लान भी रहना जरूरी है, जिससे आपके ऊपर प्रेशर कम रहता है, स्ट्रेस कम रहता है, इनफैक्ट उससे आपकी तैयारी में भी मदद होती है और रिजल्ट पे भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है। देखिए और एक वही है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना जरूरी होता है। हाँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको एक शुरुआत करने के लिए बेटर होती है कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखें या किसी का ट्विटर अकाउंट देखें और वो सबसे मोटिवेशन ले रहे हैं, वो आपकी शुरुआत के लिए अच्छा होता है, पर सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा बेटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल मोटिवेशन तैयारी के लिए ये रहता था कि फाइन मैं यहाँ पे हूँ, तो इसके लिए मेरे मतलब काफ़ी फैमिली सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और मुझे यहाँ बैठना है। तो अगर मैं यहाँ बैठ के अगर टाइम इफेक्टिवली स्पेंड नहीं कर रहा हूँ तो मैं उनको धोखा दे रहा हूँ। तो वो मेरा मोटिवेशन था कि ना, अगर मतलब जब मेरी फैमिली इतनी मेरे लिए सेक्रीफाइस करके मेहनत कर रही है तो आई शुड नॉट, और मतलब अपने यहाँ इनर कॉन्शियस ही नहीं मानेगा कि यहाँ बैठ के अपनी तैयारी छोड़ के यहाँ कहीं घूम रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो एक अपना, जैसे वो मेरे लिए मोटिवेशन था, हर एक अपना अपना सेल्फ मोटिवेशन का ये रहता है। तो आप अपना ढूंढिए सेल्फ मोटिवेशन। और मैं तो बोलता हूँ कि जो एस्पिरेंट आता है तैयारी के लिए, नो डाउट कि वो मोटिवेटेड रहता ही है, तभी तो उसने एक कैरियर पाथ डिसाइड किया कि हाँ ये मुझे सिविल सर्विसेज में आना है एंड वर्क फॉर द कंट्री। और एक बड़ा इश्यू आता है कि बहुत कैंडिडेट के दिमाग में ही आता रहता है कि इतने लाखों लोग ले रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं, मेरा क्या होगा करके। देखिए आप तो कंपटीशन से कोई दूर भाग ही नहीं सकते हैं कहीं भी। प्राइवेट या पहले लिटरेसी रेट कम थी तो लोग अपियर कम होते थे, बीट कॉर्पोरेट जॉब में भी लोग कंपटीशन कम रहता था और इसमें भी गवर्नमेंट जॉब में भी। पर अब विथ इंक्रीजिंग लिटरेसी एजुकेशन इतना बढ़ गया है तो काफ़ी लोग हर जगह कंपटीशन हर फील्ड में है। तो पहला तो आप कंपटीशन से अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, और कंपटीशन से डरो मत। कुछ चीज़ को आप जब अवॉइड ही नहीं कर सकते, आपको फेस करना ही है, तो आप अगर डर के उसे फेस करने जाओगे तो नो डाउट कि रिजल्ट इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे। तो आप कंपटीशन से डरिए मत, उसे एक्सेप्ट कीजिए और ये रहिए कि अपनी प्रिपरेशन ही बेस्ट कॉन्फिडेंस देती है। तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। मैं बोलूँगा आपकी हार्ड वर्क के बदले स्मार्ट वर्क करिए, आप मेहनत दीजिए, एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स है। पर आप सोच रहे कि अगर मैं सिर्फ मेहनत ओवर ज़्यादा 2 गुना 3 गुना करूंगा तो उससे मेरे को ज़्यादा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होगा। आप अपना एक स्मार्ट वर्क स्ट्रेटेजी एक बनाइए अपनी, और हार्ड वर्क।